गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड गुड सर। मॉर्निंग। देखो बेटा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या था? डाइल्यूट H2SO4। यस रिया बता, डाइल्यूट H2SO4 से क्या क्या आयंस हो गए? एक तो आपके पास H प्लस SO4 2 माइनस और एक हो गया और वाटर। यस सर। कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। नेगेटिव। क्या होगा उसके ऊपर? रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? H प्लस। नेगेटिव है और उसके ऊपर क्या होगा बेटा? रिडक्शन। तो दो, किसकी एसआरपी ज्यादा है, वाटर की या H प्लस की? कौन बताएगा? H प्लस। H प्लस की कितनी है बेटा एसआरपी? 0। वेरी गुड। H प्लस की तो एसआरपी 0 है। और वाटर की कितनी होगी? माइनस में है सर। वाटर की माइनस में होगी। यस सर। तो देखो बेटा, H प्लस की 0 ज्यादा हुई या माइनस ज्यादा हुई? 0। 0। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, यही बोलना चाह रही है बेटा? यस सर। H2 बन जाएगा। अब बोलो नेक्स्ट, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? अब देखो ये एनाइंस वाटर और SO4 2 माइनस में, इनमें कौन नीचे था अभी? SO4 2 माइनस। बेटा SO4 2 माइनस नीचे था, तो उसकी एसआरपी ज्यादा हुई या एसओपी? SOP। एसआरपी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। एसआरपी था वो। तो वाटर की एसआरपी ज्यादा, तो ये सल्फेट की सॉरी एसआरपी ज्यादा, तो वाटर की एसआरपी कम नहीं होगी? यस सर। तो बताओ एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी? H2O। H2O बदल जाएगा किस में? O2। 2H प्लस इंटू 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस सर। तो बताओ, देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन गए तुम्हारे पास। एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा या नहीं? बेटा बोलो। यस सर। अब देखो, जैसे हम डाइल्यूट H2SO4 का उसका पानी का करते हैं, तो ऐसे नहीं कहते हैं पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं हम। थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस को इंक्रीज कर देती है वो। यस और नो? यस सर। तो इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे H2 और O2। अब मान लो ये डाइल्यूट H2SO4 की जगह तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, तो देखो बेटा, कंसंट्रेटेड का मतलब पानी नहीं है इसमें। तो कैथोड पे तो वही सेम रिएक्शन हो गई। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? दो H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके किस में बदल जाएंगे? H2 के अंदर। और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और क्या होगा एनोड के ऊपर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पे सल्फेट आयंस का होगा बेटा, SO4 2 माइनस। तो SO4 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2O8 2 शाबाश, माइनस। H228 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बात? यस सर। तो पर सल्फेट आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे SO4 2 माइनस आयंस। अब देखो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव मतलब देखो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में तो हमने ये पढ़ा कि कौन सा मतलब सब्सटेंस लिबरेट होगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड और एनोड के ऊपर। और ये क्या डिटरमाइन करेगा? इट डिटरमाइंस amount of substance. It determines amount of substance
liberated or deposited एट इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में डिटरमाइन करेगा, राइट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट और डिपॉजिट होगा। अब इसके अंदर फर्स्ट आता है अपने पास फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस amount of substance deposited or liberated or we can use produced, amount of substance liberated at मतलब at particular electrode during electrolysis, deposited, liberated or produced at particular electrode at particular electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity or charge passed through the electrolyte। ये कहता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at particular electrode, amount of substance deposited or liberated at particular electrode is directly proportional to the quantity of electricity or charge passed into the electrolyte। ठीक है बेटा, amount of substance deposited or liberated at particular electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। मतलब वी कैन से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q क्या हो गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे W इक्वल्स टू ZQ, Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Q है बेटा चार्ज, तो चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है I इंटू टी करंट इंटू टाइम। यस और नो, बोलो बेटा। यस सर। तो देखो Q बराबर W बराबर क्या कह सकते हैं हम, W बराबर ZIT, जिट, ZIT कर सकते हैं नहीं डिफाइन ऐसे, W बराबर ZIT। ठीक है बेटा। अब देखो ये Z की जो वैल्यू होती है, Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट E अपॉन 96500। Z बराबर क्या होगा अपना इक्विवेलेंट वेट, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। समझ गए, 96500 क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट। नहीं फैराडेज कांस्टेंट होता है, दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो, यस सर।
चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसके बराबर होता है? तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट। बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर। और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये हमने सॉल्यूशंस में पढ़ा भी था। इक्विवेलेंट वेट बराबर इलेक्ट्रोलाइट्स का मास, मोलर मास, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और इलेक्ट्रोलाइट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए, वो क्या होगा उसका इक्विवेलेंट वेट। जैसे AgNO3 है तो AgNO3 के अंदर अगर तुम्हारे को Ag का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालोगे? बताओ बेटा। Ag का इक्विवेलेंट जैसे AgNO3 कैसे टूटेगा? Ag प्लस मान लो इसमें कन्वर्ट हो रहा है Ag में, तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ Ag 108 होता है लगभग, और उस अपॉन 1। एल्यूमिनियम +3 है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3। किस में चेंज हो जाएगा? Al में। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का 27 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया इसका? 3। Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में रेड्यूस होगा? Zn में। तो यहाँ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn बराबर एटॉमिक वेट ऑफ जिंक अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर। अब इसको इक्विवेलेंट वेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, दिस इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट अ इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। यस और नो? बेटा W बराबर क्या है? ZIT। तो बाकी सारी चीज़ों को यूनिटी कर दो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट EC इज इक्वल टू द mass of the substance deposited when 1 ampere current इज पास्ट फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करें, जब जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? यस। अब देखो इसको ऐसे पुट कर सकते हैं हम, ये इसमें से फैराडे सेकंड लॉ, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसमें कुछ कांस्टेंट निकालेंगे हम, तो उससे फैराडे सेकंड लॉ डिराइव करेंगे। देखो सीरीज के अंदर बताओ क्या होता है? सीरीज में करंट सेम होता है नहीं होता बेटा? यस सर। बताओ। यस सर। सीरीज में करंट सेम होता है। तो देखो W बराबर ZIT है, तो I सेम, और मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम पास करें तो W बराबर किसके हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, और Z है मोलर मास अपॉन, ये Z है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। देखो ये वाला फॉर्मूला जो था अपना W बराबर ZIT, इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं, W बराबर इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T अपॉन 96500। यस और नो? तो देखो इससे मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन n नंबर ऑफ सेल्स, when n number of cells are connected in series, तो सीरीज में करंट कर देंगे तो I क्या हो जाएगा बेटा? सेम, I सेम, एंड सेम करंट इज पास्ड फॉर फिक्स टाइम। तो टाइम भी क्या हो गया उसके अंदर? सेम।
व्हेन n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन I सेम, करंट भी सेम होगा, एंड पास्ट फॉर फिक्स टाइम, करंट को कैसे पास करेंगे हम, फिक्स टाइम के लिए। तो ये कह सकते हैं कि द वेट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट अ इलेक्ट्रोड, ये सारी चीज़ तो क्या होगी, 9650 भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगी जब सेल्स कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देन वेट ऑफ सब्सटेंस is directly proportional to its equivalent weight। देखो बेटा, जब n नंबर ऑफ सेल्स को हम सीरीज में जोड़ दें, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट क्या हो जाएगा सीरीज में, सेम। और सेम टाइम के लिए अगर हम पास करें करंट को, तो 9650 ये चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गया। तो क्या कह सकते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और दिस इंप्लाइज वी कैन राइट W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन, बेटा ऐसे बोल सकते हैं नहीं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एक टर्म कैलकुलेट करने के लिए आती है तुम्हारे पास, ये कंपटीशन के अंदर आती है, बोर्ड में तो नहीं आएगी, करंट एफिशिएंसी। देखो बेटा, करंट एफिशिएंसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्चुअल चार्ज पास्ट, एक्चुअल चार्ज पास्ट इन इलेक्ट्रिसिटी अपॉन चार्ज पास्ट इंटू 100। एक्चुअल चार्ज पास्ट, और ऐसे बोल सकते हैं कि एक्चुअल चार्ज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कितना चार्ज यूज में लिया गया। और ये चार्ज पास्ट मतलब जो आयन का रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है तो कितना चार्ज आया, उनके रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, Current efficiency. करंट एफिशिएंसी के बराबर। अब देखो, चार्ज मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मास एक्चुअली प्रोड्यूस, एक्चुअली तो कितना मास प्रोड्यूस हुआ, अपॉन क्या बोल सकते हैं, जो अपने पास इक्वेशन है उस इक्वेशन से कि मास दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, मास दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, कितना बढ़ना चाहिए था, कितना बढ़ा और कितना अपॉन कितना बढ़ना चाहिए था, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी करंट एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। बेटा समझ गए क्या? Yes, Yes. sir. बोलो, Yes, इसमें sir. कोई डाउट हो तो किसी को भी। No, sir. बेटा ये है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो, एक टर्म आ जाएगी इसमें न्यूमेरिकल्स में, ये बस ध्यान रखना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट तक एक्सेलरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोल देते हैं हम? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक पावर टर्म भी काम में ली जा सकती है। पावर का मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं हम? पावर। जैसे बल्ब के ऊपर लिखा हुआ रहता है ना कितने वाट का बल्ब है, बोलो। Yes, sir. तो पावर पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर बराबर क्या होगा बेटा? एनर्जी अपॉन टाइम। और इसको हम
वोल्ट, वोल्ट इंटू करंट के बराबर भी बोल सकते हैं, V इंटू आई, वोल्ट इंटू करंट। ठीक है बेटा? अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस, नर्स्ट इक्वेशन, ये सारा कंप्लीट हो गया है अपना। अब अपने पास लास्ट में दो टॉपिक्स बचते हैं इसके अंदर, एक तो सेल्स और एक कोरोजन। अब बेटा इसके क्वेश्चंस करने हैं या सेल्स और कोरोजन करवाते हैं पहले, फिर एक साथ ही क्वेश्चंस कर लें? सर पहले सेल्स और कोरोजन करवा। चैप्टर कंप्लीट कर दे पहले एक बार। यस सर। देखो उसके बाद सेल्स, सेल का मतलब क्या होता है बेटा? जो केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे हम? सेल। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले। ठीक है बेटा? अब देखो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए क्या क्या काम में आते हैं? तुम्हारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे घड़ी में, इनमें नहीं डालते हो सेल तुम बेटा? घड़ी में, टॉर्च में, इनमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं ना? यस सर। तो इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। जो घर में बैटरी होती है वो भी एक तरीके का सेल ही है। बैटरी की कभी याद आती है जब लाइट चली जाती है, तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी वो। तो देखो ये दो टाइप के हो गए बेटा, एक तो प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल, और एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बोलते हैं उनको। ये मेन तो दो हो गए, ये प्राइमरी। फ्यूल सेल, देखो बेटा प्राइमरी सेल का मतलब क्या हुआ कि जिनमें मतलब एक बार सेल रिएक्शन हो, सेल्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सेल्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, उनको दोबारा दोबारा यूज नहीं कर सकते बेटा। जो एक ही बार यूज में लिए जाएं उनको क्या बोलेंगे हम? Primary cell. प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल्स, सेल्स विच कैन बी रिचार्ज्ड, टू यूज अगेन, जिनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं बेटा यूज करने के लिए, उनको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जिनको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेल जिनको सेल्स विच कैन बी रिचार्ज टू यूज अगेन। और फ्यूल सेल का मतलब होता है सेल हुज वर्किंग डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। सेल हुज वर्किंग सेल बेटा जिसकी वर्किंग फ्यूल की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करे, उसको क्या बोलेंगे हम? Fuel cell. फ्यूल सेल। ठीक है बेटा? समझ आया नहीं आया ये? यस सर। Yes, sir. देखो प्राइमरी सेल विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार यूज नहीं कर सकते, वो तो प्राइमरी सेल। और जिस सेल्स विच कैन बी रिचार्ज Recharged. टू यूज अगेन, जिनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं हम यूज में लेने के लिए। और फ्यूल सेल्स, सेल हुज वर्किंग डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। Fuel. अब देखो प्राइमरी सेल्स के अपने पास दो मेन प्राइमरी सेल पढ़ेंगे अपन। एक तो ड्राई सेल, बेटा ड्राई सेल देखा होगा ना, जो रिमोट में और इनमें डलते हैं।
this dry cell is a compact form of Leclanché cell. किसकी फॉर्म होती है ये? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ Leclanché सेल. Leclanché सेल की कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है ये. उसके बाद दूसरा है बटन सेल. बटन सेल और मरकरी सेल घड़ी में डलता है ना, छोटी वाली में. छोटा सा नहीं होता है बेटा, स्टील की पैकिंग में जो होता है. बटन सेल, Yes. मरकरी सेल, और इनको हम र्यूबन मेलोरी सेल भी बोलते हैं. ये दो मेन प्राइमरी सेल्स हैं. देखो बेटा, ड्राई सेल तो आपने सबने देखा होगा. देखो बेटा, ड्राई सेल के कंस्ट्रक्शन मतलब ये किस टाइप का सा होता है. देखो बेटा, ये इसके अंदर पोरस पार्टीशन है एक. और ये यहाँ पे मेटल कैप होती है ना एक इसके ऊपर. बेटा देखा होगा ना सबने ये सेल. तो ये इसमें पोरस पार्टीशन है बीच के अंदर. उसके टॉप पे मेटल कैप होती है और इसके बाहर वो जो रेड रेड ग्रीन कलर की सील होती है ना, उसको बोलते हैं हम पिच सील. और इसके बाहर कवर होता है, नहीं होता गत्ते का सा कवर. सर व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा. व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा. नहीं आ रही. सर व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा. देखो, तो ये पोरस पार्टीशन होती है और इसके बाहर कवर होता है ना सेल के बाहर. बेटा ऐसा सेल देखा है, नहीं देखा तुमने? अरे देखा है, नहीं वो देखा है कवर ऐसा. देखा है. इसके बाहर हार्ड कार्डबोर्ड कवर होता है. इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड पुट कर रखा है हमने, ये क्या है इसमें? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड. और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड किसकी तरह सर्व करता है? पॉजिटिव टर्मिनल है. कौन सा टर्मिनल है बेटा ये? Positive. पॉजिटिव. तो पॉजिटिव एनोड होगा, कैथोड होगा? एनोड. Anode. बेटा सेल के अंदर, सेल पढ़ रहे हैं हम, पता नहीं कुछ भी बोल देते हो. कैथोड होगा. कैथोड. और ये पोरस पार्टीशन के अंदर मैग्नीज ऑक्साइड, पेस्ट ऑफ MnO2 और कार्बन भरा हुआ रहता है इसके अंदर. और यहाँ पे इसमें रहता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड. और इस कार्डबोर्ड कवर के अंदर ये एक वेसल होती है. मेटल होता है ना, एक दिखता है मेटल. इसको कभी उतार के देखा है सेल को फोड़ के? यस सर. ये सिल्वरी सा मेटल होता है ना एक. ये जिंक मेटल. ये जिंक मेटल किसकी तरह सर्व करेगा इसके अंदर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह. नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड. तो देखो बेटा, इसके अंदर क्या होती है सेल रिएक्शन. देखो, एनोड किसका बना हुआ है इसमें? एनोड जिंक मेटल का. कौन सा टर्मिनल होता है एनोड? नेगेटिव. सेल में क्या होगा उस पे? ऑक्सीडेशन. तो जो जिंक मेटल है बेटा, वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू
Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और देखो कैथोड के ऊपर पेस्ट ऑफ MnO2 भरा हुआ है। कैथोड कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव। और वहां पे क्या होगा? रिडक्शन। तो ये MnO2 यहाँ से अमोनियम आयंस डिफ्यूज हो जाएंगे यहाँ से अंदर पोरस पार्टीशन के थ्रू। तो MnO2 रिएक्ट करेगा किसके साथ? NH4+ आयंस के साथ, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में बदल जाता है बेटा? ये MnO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का, तो +4 से +3 में। और MnO के अंदर क्या है? +2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ठीक है बेटा। अब देखो जो यहाँ से जिंक क्लोराइड, अमोनिया जब आया तो यहाँ पे Cl- आयंस होंगे नहीं होंगे? देखो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लिया है तो ये Cl- आयंस Zn2+ के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे? ZnCl2। फिर ये अमोनिया गैस बनी है, तो अमोनिया गैस सेल में बाहर निकलने की होती है क्या जगह गैस की? नहीं होती है। तो ये जिंक के साथ कंबाइन होके और ये बना लेता है ZnNH3 ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये। कई बार सेल फट जाता है ना बेटा रखा रखा, तो वो सेल रिएक्शन ऑटोमेटिकली प्रोसीड करती रहती है इसमें। तो ऑटोमेटिकली जब सेल रिएक्शन प्रोसीड करती है तो अमोनिया गैस बनती है, ये गैस लिबरेट होने की वजह से सेल फट जाता है। समझ गए बात? यस सर। तो जब ये दोनों सेल रिएक्शन होंगी ना बेटा, तो ये दोनों सेल रिएक्शन, सेल के ऊपर देखा है तुमने कभी कितनी वोल्टेज लिखी हुई रहती है इस पे? तो ये जो सेल रिएक्शन होंगी, these cell reaction produces 1.25 to 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। सेल के ऊपर देखा है लिखा हुआ रहता है ना 1.5 वोल्ट। बोलो बेटा, अरे बोलो। बेटा सेल के ऊपर नहीं देखा 1.25 या 1.5 वोल्ट लिखा हुआ रहता है? देखना कोने में छोटी सी जगह में। और उन सेल्स के ऊपर ऐसे भी लिखा हुआ रहता है कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 1 ईयर, ऐसे लिखी हुई रहती है नहीं डेट उनके ऊपर? यस सर। तो वो क्यों लिखी हुई रहती है? दिस सेल्स, दिस ड्राई सेल्स cannot be used up for long time या cannot be kept up। cannot be kept for a long time, लंबे समय तक हम इनको नहीं रख सकते, बिकॉज जो अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम इसके अंदर, इट कोरोड्स जिंक, मतलब रिएक्शन अपने आप भी स्टार्ट होती रहेगी इसके अंदर। जो जिंक वेसल ली है ना अपन ने यहाँ पे, ये देखो जिंक मेटल की वेसल ले रखी है पूरी, उसका कोरोजन कर देगा बेटा ये। समझ आया नहीं आया बेटा ये ड्राई सेल की रिएक्शन? यस सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेकंड इज मर्करी सेल। देखो बेटा मर्करी सेल, मर्करी सेल देखो छोटा सा होता है इस टाइप का सा, ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने इसका कट करके दिखा दिया। यो ऊपर घेरे से लगे हुए रहते हैं, इस पे राउंड से होते हैं ना बेटा ऐसा। देखो ऐसे इसकी बिल्कुल छोटी फॉर्म में बना देते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा सेल होता है
ये जो वेसल है ये किसका वेसल होता है इसके अंदर, मरकरी सेल के अंदर? जिंक वेसल। Zinc. एंड दिस इज कार्बन कैथोड, और इसके बीच में पेस्ट ऑफ मर्करिक ऑक्साइड और KOH, HgO और KOH का पेस्ट होता है बेटा इसमें। और ये जिंक वेसल किसकी तरह सारू करेगी इसमें, वही एनोड की तरह। और फिर इस कंप्लीट सेल की पैक्ड होता है, ये स्टील का सा लगता है ना बाहर से, स्टील कवरिंग। देखो इसमें सेल रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड, एनोड कौन सा टर्मिनल है बेटा, नेगेटिव, और उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक जो है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, OH-, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ OH- आयंस, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड, देखो कैथोड के अंदर मरकरी जो है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह सर्व करती है, KOH मरकरी ऑक्साइड के साथ। कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे जो HgO ले रखा है इसमें मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो ये HgO कंबाइन होगा वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी में रिड्यूस हो जाएगा, Hg लिक्विड प्लस 2 OH-। अब इनसे हम नेट सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो नेट सेल रिएक्शन क्या बन गई अपनी, देखो नेट सेल रिएक्शन बन गई, ये वाटर तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, 2OH- से 2OH-। तो ये बन गई Zn प्लस HgO, इट फॉर्म्स ZnO प्लस Hg लिक्विड। तो यहाँ से जो E नोट ऑफ सेल जो प्रोड्यूस करते हैं ये बराबर होता है 1.35 वोल्ट, एंड दिस इज कांस्टेंट, इनके अंदर वेरी नहीं करती, बहुत लंबे समय तक काम करते हैं ना बेटे ये छोटा सा सेल। बोलो, Yes, sir. Yes. so as the above cell reaction do not involve ions, hence it provides constant potential of 1.35 वोल्ट। कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों देंगे बेटा ये, क्योंकि इनके अंदर कोई भी आयंस नहीं बनते, ठीक है। और स्टील पैकिंग क्यों यूज़ करते हैं, स्टील पैकिंग इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज मरकरी लिक्विड, देखो बेटा साइड प्रोडक्ट मरकरी लिक्विड बन रहा है ना, ये बन रहा, मरकरी लिक्विड, लिक्विड इज फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। सर, हाँ बेटा, ये कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ के बाद क्या लिखा है, बेटा कांस्टेंट पोटेंशियल, वो ये इसमें गलत हो गया, मैं इसको काट देता हूँ पूरा। कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें मरकरी जो साइड, मरकरी इज एज अ साइड प्रोडक्ट, मरकरी साइड प्रोडक्ट बनता है बेटा, एंड दिस इज पॉइजनस। कैसा होता है ये, देखो तुमने कभी बटन सेल को फोड़ने की कोशिश तो करी होगी, एक बार तोड़ने की कोशिश करी होगी ना बेटा उसको, Yes, sir. लेकिन वो टूटा क्या, No, sir. वो टूटा नहीं होगा ना, क्योंकि कंपनी को पता है कि बच्चे बदमाश होते हैं तो बच्चे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए नहीं टूटता वो बेटा। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि ये जो मरकरी है अगर टूट जाएगा तो मरकरी एनवायरनमेंट में एंटर कर जाएगी, और मरकरी एनवायरनमेंट में क्या होती है, मरकरी इज
पॉइजनस एंड कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग भी होती है ये। समझ गए बेटा क्यों ब्रेक नहीं होते हैं वो सेल्स? Yes, अरे sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कहाँ काम में आते हैं बेटा ये सेल्स? बताओ यूजेस में। घड़ी में काम आते हैं, वॉचेस, यस सर। हियरिंग एड, कान में सुनने की मशीन आती है उसके अंदर काम आते हैं। टॉयज, खिलौनों में भी काम आते हैं ना। टॉयज, रिमोट एटसेट्रा। ये कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? क्योंकि इसकी देखो सेल रिएक्शन के अंदर कोई भी आयन नहीं बन रहा ना, नेट सेल रिएक्शन में आयन कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये है। अब उसके बाद सेकेंडरी सेल्स और फ्यूल सेल्स दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू।